हम लोग पिछला चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का पढ़े थे, नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय में देखे थे किस प्रकार से पौधों में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है और मनुष्य में कौन कौन सा, जंतु में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है। उस हार्मोन को जाने और उस हार्मोन के बारे में जाने, उस हार्मोन का क्या क्या कार्य था, है कि नहीं, उस चीज़ को जाने। अगला चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम है जनन, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, जनन। ध्यान समझिएगा, इसमें दो शब्द है, एक है री, एक है प्रोडक्शन। एक री और एक प्रोडक्शन, री और प्रोडक्ट। री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, ठीक है ना। री का मतलब पुनः और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। यहाँ से हम लोग रिप्रोडक्शन का यानी जनन का परिभाषा बनाते हैं, जनन का रिप्रोडक्शन का परिभाषा बनाते हैं। ऐसा जीव जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। वैसा जीव जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यानी हूबहू अपने जैसा संतान, मनुष्य है तो मनुष्य ही उत्पन्न करेगा, कुत्ता है तो कुत्ता जैसा उत्पन्न करेगा, बिल्ली है तो बिल्ली जैसा, पौधा है तो पौधा उत्पन्न करेगा। जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। जनन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार, ठीक है ना। ये दो टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन देखे, जनन किसको कहते हैं? वैसा जीव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार हो रहे हैं? दो प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन, उसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लेकिन दोनों का परिभाषा यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, अंतर पता चल जाएगा, परिभाषा याद आएगा। समझिएगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? अलैंगिक जनन हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? एक। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए जनक और जनन और संतति में अंतर। जनक, जनन और संतति। जनक किसको कहते हैं? जनक जैसे हमारे माता पिता हैं तो माता पिता के द्वारा हम उत्पन्न हुए तो हमारे माता पिता जनक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनक। जनक जो कहलाया कौन कहे? हमारे माता पिता। ये जनन क्या करता है? जनन करने के बाद ही क्या होता है? संतान उत्पन्न होता है। मतलब हम जो उत्पन्न हुए, हम क्या हुए? संतान हुए। क्या हुए? हम संतान। उसी को संतति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतति, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जनक। यानी अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? एक जनक की आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। वैसा जनन जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। जनक लिखना है, जनन नहीं लिखना। क्या लिखना है? जनक। वैसा जनन जिसमें, या वैसा जीव जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अब एक जनक की आवश्यकता का क्या मतलब है तो वो समझिए। जैसे एग्जाम्पल अमीबा है, ठीक है। अमीबा है। अब अमीबा क्या करता है? अकेले ही अपने जैसा संतान उत्पन्न कर देता है। लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य में अगर कोई संतान उत्पन्न हो रहा है, कोई बच्चा उत्पन्न हो रहा है, उसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। एक नर, एक मादा, एक स्त्री, एक पुरुष की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के संतान उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? है ना। यानी जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। जिसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। विपरीत जनक का मतलब क्या हुआ? एक अगर स्त्री है, दूसरा क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए, तभी जाके कौन सा जनन कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। समझे इतना? ठीक है। अब समझते हैं अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता किस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आप अमीबा को समझिए, ठीक है ना। अमीबा का संरचना किसी भी प्रकार हो सकता है।
ठीक है ना। अमीबा के बीच में होता है केंद्रक, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अमीबा के बीच में क्या होता है? केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक जो होता है सबसे पहले जब ये परिपक्व हो जाता है, परिपक्व का मतलब क्या होता है ये समझिए। परिपक्व का मतलब ये होता है जैसे कोई फल है, फल पकता है, पकने के बाद ही तोड़ते हैं, है ना। तो फल पकता है तो इसी प्रकार ये परिपक्व होता है, मतलब ये जनन करने के लिए, अपने जैसा संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको कहते हैं परिपक्व। क्या कहते हैं? परिपक्व। अब ये क्या करता है? परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद क्या करता है? ये सबसे पहले अपने अंदर ये केंद्रक का विभाजन करता है। केंद्रक का विभाजन करता है, एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण करता है। एक केंद्रक से कितने केंद्रक का निर्माण करता है? दो केंद्रक का। परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनाता है? दो केंद्रक का निर्माण करता है। जैसे ही दो केंद्रक बनता है तो ये क्या करता है? अपना विभाजन शुरू कर देता है। विभाजन शुरू करने के बाद क्या करता है? ये संरचना कुछ इस प्रकार से बनाता है, अपना इस प्रकार से बनाता है, दोनों भाग में बट गया, इस प्रकार से बनाता है। इसके बाद क्या करता है? दोनों अलग अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है, इस प्रकार से अलग हो गया, और दूसरा ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। दोनों के अंदर केंद्रक उपस्थित हो गया। अब ये हुआ क्या? इसमें देखिए कितने जनक था? एक। ये क्या कहलाएगा? जनक। ये क्या कहलाएगा? जनक कहलाएगा। और ये जो बना ये क्या कहलाएगा? संतति। ये क्या कहलाएगा? संतति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतति। यानी ये जनक था, मतलब ये क्या हुआ? माता पिता होगा, कोई होगा, है ना। इसके द्वारा ये संतान उत्पन्न हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संतति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतति। यानी जनक के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ वही चीज क्या कहलाएगा? संतति कहलाएगा। कहला रहा है ना, है ना। तो इसमें कितने जनक भाग लिए? एक जनक। कितने जनक भाग लिए? एक। दूसरा जनक नहीं ना आया, दूसरा जनक नहीं आया। एक जनक से जब संतान उत्पन्न होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ओलैंगिक जनन। समझ आया? ठीक है। तो ओलैंगिक जनन किसको कहते हैं हम? जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? ओलैंगिक जनन कहते हैं। समझे? ठीक है। एग्जाम्पल होता है अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सब जो होता है, ये सब में क्या होता है? केवल एक जनक की आवश्यकता होता है। अकेले ही क्या करता है? ये अपने जैसे संतान उत्पन्न कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओलैंगिक जनन। हाँ, पेड़ पौधा हम बताएंगे, ठीक है, अभी रखिए, ठीक है। तो ये हो गया ओलैंगिक जनन, समझे? ठीक है। आगे समझिए, ओलैंगिक जनन का पूछता है गुण या विशेषता। ओलैंगिक जनन का गुण या विशेषता, उसको समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? गुण या विशेषता किसको कहते हैं? सुनिए, सबसे पहला इसका गुण जो होता है कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें कितने जनक की आवश्यकता होती है? इसमें केवल एक जनक की, केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। कितने जनक? एक जनक। दूसरा चीज, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण इसमें नहीं होता है। अब युग्मक क्या होता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। हमको लैंगिक जनन पे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। जैसे एक नर होता है, ठीक है, एक मादा होता है, एक नर एक मादा। नर के द्वारा बनता है नर युग्मक, नर के द्वारा बनता है नर युग्मक, और मादा के द्वारा बनता है मादा युग्मक, मादा के द्वारा बनता है मादा युग्मक। अब नर युग्मक जो होता है वो होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। मादा युग्मक जो होता है वो होता है अंडाणु। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु होता है। अब ये जो शुक्राणु है, अंडाणु है, इसमें तो बना है ना, लेकिन इसमें क्या होता है? अमीबा में देखिए ऐसा कुछ नहीं बना था, तो नहीं बनता है, तो इसलिए कहते हैं उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु बना, ये दोनों मिलता है, मिलने की क्रिया कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन करने के बाद जो बनता है उसको युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद बनता है भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग देखे थे ओलैंगिक जनन में अमीबा में ये क्या हो रहा था? ना तो निषेचन कर रहा था, मतलब दूसरे जीव से नहीं मिल रहा था, युग्मक का निर्माण नहीं कर रहा था। तीसरा पॉइंट क्या होगा? इसमें निषेचन भी नहीं होता है, इसमें निषेचन भी नहीं होता है।
तीसरा पॉइंट याद रखिए, इसमें निषेचन भी नहीं होता। ठीक है। चौथा, इसमें जो हो संतान उत्पन्न होता है बिल्कुल हूबहू अपने माता अपने जनक के समान होता है। ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है ये थोड़ा बहुत भिन्न होता है। ठीक है। जैसे हम ही हैं, हम बिल्कुल अपने माता पिता के समान नहीं मिल रहे होंगे, थोड़ा बहुत भिन्न होंगे। ठीक है ना। लेकिन अलैंगिक जनन के द्वारा जो जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं, जनक के द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, मतलब जनक के समान होते हैं। तो इससे इसके द्वारा उत्पन्न संतान क्या होते हैं, जनक के समान होते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इसके द्वारा उत्पन्न संतान जो होते हैं जनक के समान होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, पांचवें। अगला पॉइंट क्या होता है अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होता है वैसे संतान को क्लोन कहा जाता है। वैसे संतान को क्या कहते हैं, क्लोन। क्लोन क्यों कहते हैं, क्लोन हम उसको कहते हैं जो अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है जनक के समान होता है, पता है ना। तो जनक के समान होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्लोन। इसलिए अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। समझे। ठीक है। ये 5 पॉइंट हुआ। कम से कम आपको 5 पॉइंट होता बहुत सारा है। ठीक है। ये मुख्य 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट याद रखना। फिर से एक बार, अलैंगिक जनन के गुण या विशेषता क्या होता है। पहला पॉइंट क्या बोले, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें कितने जनक की, एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें निषेचन भी नहीं होता है। चौथा पॉइंट बताए कि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है बिल्कुल जनक के समान होता है, बिल्कुल जनक के समान होता है। और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। याद हुआ इतना याद होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा जो जनन प्रक्रिया होता है वो कितने चरणों में होता है। सबसे पहला आता है विखंडन। क्या आता है, विखंडन। विखंडन भी 2 प्रकार से होता है। विखंडन में कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक को पहला होता है द्विविखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन हम उसको कहते हैं, द्विविखंडन में क्या होता है, द्विविखंडन हम उसको कहते हैं जिसमें जनक क्या करता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। और बहुविभाजन उसको कहते हैं कि जब कोई जनक बहुत सारे, एक से क्या हो जाए, बहुत सारे बन जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुविभाजन। नाम ही है बहुविभाजन, है ना, नाम से ही स्पष्ट होता है बहुविभाजन। तो बहुविभाजन कौन करता है, बहुविखंडन कौन करता है, तो बहुविखंडन करता है अमीबा ही। द्विविभाजन भी अमीबा ही करता है, लेकिन अमीबा बहुविभाजन करता है प्रतिकूल स्थिति में। प्रतिकूल और अनुकूल एक शब्द होता है। अनुकूल मतलब कि कोई अगर मान लिया जाए कोई पक्षी है वो ठंडा प्रदेश में रहना पसंद करती है, अगर एकाएक वहाँ गर्मी आ जाए वो पक्षी मर जाएगा, है कि नहीं। वो ठंडा में रहना पसंद करता है, एकाएक गर्मी आ जाए तो वो क्या होगा, मर जाएगा। उसी प्रकार अमीबा जो होता है, अमीबा अपने 2 विभाजन के लिए ये रहता है। कितने विभाजन के लिए, 2 विभाजन। लेकिन ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति आता है कि जब उसको बहुविभाजन भी करना पड़ता है। इस चीज़ को हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। यहाँ तक हम लोग समझे अलैंगिक जनन के गुण तक, यहाँ तक हम लोग नोट बनाते हैं, उसके बाद आगे अगला वीडियो में समझेंगे।